welcome to Shaurya Defense Academy. And luckily today we've caught hold of our very own Sanjay Kumar sir for a quick Q&A session. So welcome sir, welcome to your very own channel. थैंक यू वेरी मच. तो ये And सेशन हम काफ़ी टाइम से प्लान कर रहे थे बट इवेंचुअली इट्स हैपनिंग. yes, हाँ. lucky me. लकी यू. So sir, let's quickly start and get on to our questions. हाँ. तो सबसे पहले बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है बट अ वेरी इंपॉर्टेंट वन. अकॉर्डिंग टू यू, व्हाट डू यू थिंक इज द बेस्ट रिटन एंट्री फॉर द फोर्सेस? देखो अगर Is रिटर्न. it CDS or is it NDA? अच्छा ठीक है. सीडीएस और अगर मैं सीडीएस और एनडीए की बात करूं, इसके एक और पार्ट भी है, मैं उस पर भी आऊँगा. सीडीएस और एनडीए में डेफिनेटली एनडीए इज़ अ बेटर एंट्री बिकॉज सीट्स 400 450 सीट्स है. नंबर ऑफ रिकमेंडेशंस आर वेरी हाई एंड आई फील दैट कि ग्रेजुएट एंट्री के कंपैरिजन में अगर हम एनडीए एंट्री का रिकमेंडेशन देखें तो एनडीए एंट्री में रिकमेंडेशन चांसेस ज़्यादा है कंपेयर टू द ग्रेजुएट एंट्री. और इसका एक बेसिक रीज़न ये है कि अगर एनडीए के अंदर कुछ कमियां हैं उनको वो 3 साल एनडीए में ठीक करा जा सकता है और उसके बाद 1 साल का आईएमए है. बट अगर आप डायरेक्ट एंट्रीज की बात करो, यू टॉक अबाउट ओटीए जो करीबन 1 साल है और आईएमए जो 1.5 साल है, यहाँ पर ट्रेनिंग पीरियड बहुत कम है. सो द विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी जिसको ठीक करने के लिए इसीलिए बहुत निटी ग्रिटीज में सीडीएस एंट्री में देखा जाता है. आई विल बी वेरी कैटेगोरिकली सेइंग कि एनडीए में भी बहुत डिटेल में देखा जाता है बट यहाँ पर मैं रिलेटिव कंपैरिजन कर रहा हूँ. तो 3 साल बाद जब ग्रेजुएट एंट्री के बाद आते हैं तो एक तो सीडीएस में सीट्स कम है कंपेयर टू दी एनडीए, टोटल सीट्स कम है और एनडीए के रिकमेंडेशंस बहुत हाई हैं. बट एनडीए का रिटन एग्जामिनेशन काफ़ी टफ है. ठीक है, मैथ्स इतनी डिटेल लेवल पे 11th-12th की मैथ्स आ रही है उसके अंदर, तो एंट्री इज बेटर. एंड इवन इफ आई टॉक इन द टर्म्स ऑफ प्रमोशन इन द फोर्सेज तो वो एनडीए एंट्री की ज़्यादा है. अगर आप देखोगे इफ यू सी द जनरल ऑफ द फोर्सेज एनडीए से ही आए हैं एंड मोस्ट ऑफ देम. और उसके बाद मे बी अगर कोई दूसरी एंट्री से विच आई डोंट रिमेंबर, सो might be my knowledge is less, but from different entries also from OTA, IMA, the officers have gone to the rank of major general and lieutenant generals and simultaneously in the air force, in the navy, but NDA के बहुत ऊपर तक गए. only famous officer who's from OTA I know is General Hasnain Saab. हाँ नहीं, I think General Hasnain Saab is from IMA एंड मेजर जनरल यशमोर सर शायद ओटीए से. हाँ. Yes. तो एक ये है और उसके बाद मतलब और भी बहुत अफसर होंगे, हम बस उनकी बात करें जो हमें याद है. ठीक है. Right. और इसी में एक और एडिशन, अगर मैं सिर्फ ग्रेजुएट एंट्रीज की बात करूं कि आप ग्रेजुएशन के बाद जाना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से इंजीनियरिंग ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है कंपेयर टू दी नॉर्मल ग्रेजुएट. उसका रीज़न ये है कि एक जो इंजीनियरिंग आप करते हो तो इंजीनियरिंग की मल्टीपल एंट्रीज हो जाती हैं. आपके पास एसएससी टेक है, आपके पास टीजीसी है, इंडियन नेवी की मल्टीपल इंजीनियरिंग की एंट्रीज आ रही है जो परसेंटेज बेस पर आपको डायरेक्ट एसएसबी के थ्रू बुलाया जा रहा है. तो ऑप्शंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं अगर आपके पास इंजीनियरिंग है. आपके पास इंजीनियरिंग है, आपने एनसीसी भी कर रखी है, तो करीबन मोटा मोटा मान के चलिए कि आपके पास 6 से 10 एसएसबी तो आ ही जाएंगे, मतलब जिसके आपके मार्क्स के बेसिस के ऊपर और एनसीसी से सी सर्टिफिकेट के बेसिस पर. बट अगेन इफ यू दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एंट्रीज, बट इफ यू आर आस्किंग इन टर्म्स ऑफ कि विच वुड बी अ बेटर एंट्री फॉर क्वालिफिकेशन क्वालिफाइंग द एसएसबी, आई स्टिल ऑलवेज गो फॉर द रिटन एंट्रीज. रिटन एंट्रीज आर ऑलवेज द बेस्ट एंट्रीज. बट डिपेंड ये करेगा कि तुम चाहते क्या हो. तुम्हें नंबर ऑफ एसएसबी ज़्यादा चाहिए कि तुम रिटर्न के थ्रू एग्जीक्यूटिव ब्रांचेस में जाना चाहते हो, तो वो प्रायोरिटी पे डिपेंडेंट है. Right, sir. So continuing to just this, since we are talking about SSB, why do you think SSB is not just another test? Why is it not like other tests and it is not just another test? Because we have seen very low incoming rate of officers for the gentlemen cadets and very less passing rate for the candidates. So why do you think it's not just another test? देखो, इफ यू कंपेयर इट टू द अदर इंटरव्यूज, यूपीसी के एग्जामिनेशन में द एग्जामिनेशन जितनी मेरी नॉलेज है, ओनली एग्जामिनेशन जहाँ पर जितने मार्क्स का रिटन एग्जाम है और जितने मार्क का एसएसबी है सेम है, वो यही है. चाहे वो एनडीए है, वो सीडीएस हो, फॉर दैट मैटर इवन अगर हम एफकैट तो एयरफोर्स लेती है, अगर हम उसकी बात करें, ये इंटरव्यू कोई 1 या 1.5 घंटे का इंटरव्यू नहीं है. इट्स अ हॉलिस्टिक टेस्ट जो 5 दिन का आपका टेस्ट हो रहा है. हिंदुस्तान के अंदर
कोई भी एग्जामिनेशन नहीं है जहाँ पर 5 दिन का इतना डिटेल टेस्ट लिया जा रहा है. नो एग्जामिनेशन. Yes. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रिटन एग्जामिनेशन लाइक CAPF CSC में रिटन पर बहुत फोकस है, बट 5 दिन का इंटरव्यू नहीं है. यहाँ पर आपका साइकोलॉजी टेस्टिंग है, यहाँ पर आपकी GTO टेस्टिंग है, यहाँ पर आपकी इंटरव्यू टेस्टिंग है, कार्मा, मानसा, वाचा, कॉन्ग्रुएंसी. मतलब ये दिस इज अ वेरी, अगर आप देखेंगे इसको आप सिंप्लीफिकेशन से भी देख सकते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी से भी देख सकते हैं. एंड दिस टेस्ट इज ऑल अबाउट यू. ये टेस्ट सिर्फ आपके बारे में है. तो अगर आपने, आपकी ज़िंदगी कैसे रही है, अपनी ज़िंदगी में अपनी अचीवमेंट्स क्या करी हैं, कहाँ कहाँ पर आप ज़िंदगी में अपनी गलतियाँ करी हैं, आप में एक्सेप्टेंस कितना है, आपने कितना इंट्रोस्पेक्शन करा है, कितना सॉलिडली करा है. तो जब तक आप ये सारी चीज़ें नहीं करेंगे, और जितनी डिटेल में फौज साइकोलॉजी को इम्पोर्टेंस देती है, साइकोलॉजी की अगर हम देखें PPDT का टेस्ट है, उसके बाद आगे चलकर आपका टैट है, SRT है, SDT है, वैट है, टैट वैट SRT एंड देन SDT का टेस्ट है. उसके बाद इंटरव्यू भी 1-1.5 घंटे का है, GTO के टेस्ट है. यानी कि आपको ऑन ग्राउंड टेस्टिंग करी जा रही है, आपकी पर्सनैलिटी क्या आ रही है, आपके इंटरव्यू में आपने पास्ट में क्या अचीवमेंट करा, प्रेजेंट में आप आंसर कैसे कर रहे हैं. और साइकोलॉजी में अलग अलग टेस्ट के माध्यम से जो बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट ने डिज़ाइन कर रहे हैं, और जो DIPR का वंडरफुल SSB मेथड है, इसके थ्रू अलग अलग टेस्टिंग मेथड से कॉन्ग्रुएंट पर्सनालिटी को देखा जा रहा है. और तभी इसको कॉपी पेस्ट करना बहुत मुश्किल है. सो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कॉपी पेस्ट करने की कोशिश करते हैं, एंड दैट इज़ द रीज़न कि कॉन्फ्रेंस आउट रेट या स्क्रीन आउट रेट हाई है. और अगर मैं स्पेसिफिकली ग्रेजुएट एंट्रीज की बात करूं, द वे दी, चाहे AFSB या SSB देख रहा है या NSB देख रहा है, दे आर लुकिंग फॉर अ वेरी हॉलिस्टिक डेवलपमेंट. एक पूरे कैरेक्टर को दे रहे हैं, कॉम्प्रिहेंसिवली देख रहे हैं. तो इट्स अ वेरी ग्रिलिंग टेस्ट. और ये टेस्ट ऐसा है, मतलब मैं अपनी पर्सनल स्टोरी बताऊं तो वन ऑफ माई वेरी क्लोज फ्रेंड्स, ही वॉज कैप्टन इन द आर्मी, देन ही लेफ्ट, लेटर ऑन ही वेंट ऑन टू दी OT के बाद ही वेंट ऑन फॉर दिस कॉर्पोरेट जॉब. तो उसने अमेजोन का इंटरव्यू दिया था एट अ वेरी सीनियर लेवल. सो व्हेन आई आस्क्ड हिम, तो अमेजोन की 6-7 स्टेजेस थी, एंड ही टोल्ड मी यार SSB कर लिया तो ये क्या चीज़ थी. तो SSB में जो अलग अलग पैरामीटर्स पे आपकी टेस्टिंग हो रही है एट अ यंग एज ऑफ, चाहे 17-18 साल की बात करें NDA के टाइम पर, या ग्रेजुएट एंट्री पे 21-22 की साल पे, इतनी ज़्यादा टेस्टिंग हो रही है आपकी. ये टेस्टिंग की नेसेसिटी भी है आगे चलकर कि आपको पूरी की पूरी पोस्ट संभालनी है, लोग संभालने हैं, इतना ज़्यादा काम है, मैनेजमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन है, अपार्ट फ्रॉम दी ऑपरेशनल एंड एग्जीक्यूशन जॉब. तो ये टेस्ट काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव है, और इससे आपको नॉट ओनली फॉर SSB, फॉर द आर्म्ड फोर्सेस, किसी भी जगह पर हेल्प होगी. Right. Sir, moving on with this, अभी you used the term copy paste method. तो जैसे भगवत गीता में 8 वेज दिए हैं सैल्वेशन के, ऐसे ही थ्रू आउट माई प्रेपरेशन एंड थ्रू आउट योर करियर इन टीचिंग फॉर SSB, you might have noticed a lot of ways told by different academies, different people, even candidates, different ways of getting recommended. उन्हीं में से 2 बहुत फेमस तरीके हैं. वन इज इंजीनियर्ड अप्रोच एंड द अदर वन इज प्रोसेस ओरिएंटेड अप्रोच. करेक्ट. तो बिफोर आस्किंग यू कि इन दोनों में से बेस्ट कौन सी है, आई वुड वांट यू टू एक्सप्लेन दिस फर्स्ट फॉर आर व्यूअर्स, एंड देन टेल अस कि इन दोनों में से बेटर अप्रोच कौन सी है, कि आप इंजीनियर करके अपने आंसर्स लिखें, या यू डोंट फोकस ऑन द end result which is recommendation but on the process itself. Correct. So this is a wonderful question, one of my very favorite questions also. And process oriented approach पर मैं वैसे भी बहुत बात करता हूँ. तो इंजीनियर अप्रोच क्या है कि जो हमारा स्कूलिंग सिस्टम जिस तरीके से डिज़ाइन करा हुआ है, ये काफ़ी हद तक रोट लर्निंग पर बेस्ड है. ठीक है. और यही अप्रोच आगे चलकर SSB में भी कॉपी पेस्ट करने की कोशिश करी गई. इसमें क्या होता है, जैसे SSB में अलग अलग टेस्ट होते हैं, तो बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स रेडीमेड आंसर्स बनाकर दे देते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए व्हाई डू वांट टू जॉइन द आर्म्ड फोर्सेस, या फिर व्हाट इज़ योर रिलेशनशिप विद योर फादर, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप विद योर मदर, या स्टैंडर्ड SRTs में आपको क्या आंसर लिखने चाहिए. तो मान लिया जाए कि अभी जैसे अभी ये इंटरव्यू चल रहा है, तुम हो, मैं हूँ, एंड द पर्सन हु इज रिकॉर्डिंग द वीडियो, ऐसे हम 15-20 लोग हैं. अगर हम सेम बुक से सेम आंसर्स को याद करके चले जाएंगे, एंड व्हेन वी विल गो टू द इंटरव्यू, तो इंटरव्यू में पता लग जाना है कि भैया ये तो सेम एक फैक्ट्री से निकले हुए लोग हैं. ठीक है, एक तरीके का प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो वो पकड़े जाएंगे. इन SSB दे आर इंटरेस्टेड इन यू, योर पर्सनैलिटी. तो अगर आप किसी रेकमेंडेड कैंडिडेट का भी इंटरव्यू देखेंगे, आज की डेट में ज़्यादातर इंटरव्यू यही बोलते हैं कि आप मेरा इंटरव्यू सुनो, बट मेरे आंसर्स को याद मत करो. वो आंसर्स मेरे प्रोसेस के थ्रू है और मेरी पर्सनैलिटी के थ्रू है. तो इंजीनियर्ड अप्रोच का मतलब होता है रट्टे वाले आंसर मारना,
या फिर बहुत सारे मिथ हैं, जैसे कि आपको 12 स्टोरी में 12 रिलीजन वाले लोगों के नाम दिखने चाहिए आप सेकुलर दिखो, या फिर आपको स्टोरी जो है हर स्टोरी को 7 लाइन में लिखना चाहिए, ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी आए, OLQs को डालो सीधा स्टोरी के अंदर। भैया OLQs को नहीं डालना है, आपकी स्टोरी की जो आपने स्टोरी लिखी है टैट के अंदर उसकी क्वालिटी से ही पता लग जाना है कि इस स्टोरी के अंदर कौन कौन सी क्वालिटी या कैरेक्टर आ रहा है। बट इंजीनियर्ड अप्रोच फेमस इसलिए बिकॉज इट इज इजी टू डू। मैंने आपको एक बुक दे दी, मैंने बोला ये आंसर याद कर लो, तो मे बी 1 आउट ऑफ 100 केस शायद किसी का लक चल जाए, बट 99% इट डज नॉट वर्क, एंड दैट इज द रीजन स्क्रीन आउट कॉन्फ्रेंस आउट रेट बहुत हाई है। अब दूसरी अप्रोच है प्रोसेस ओरिएंटेड। तो मान लिया जाए ये ए क्वेश्चन है और ये बी आंसर है, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं इस ए का ये बी आंसर याद कर लेते हैं और चले जाते हैं। बट द फैक्टर इज ये ए से बी तक का पहुंचने का जो सफ़र है कि ये बी डिराइव्ड आंसर आ कैसे रहा है उसको बोलते हैं प्रोसेस। जैसे कि आप फौज क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, इसके डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। आपके स्कूल में मार्क्स कम क्यों आए, आपके स्कूल में मार्क्स ज़्यादा क्यों आए, आपके घर पे अगर इनकम कम थी उससे आप पर क्या प्रभाव पड़ा। लोग अगर मान लिया जाए ऐसी जगहों से आते हैं जहाँ पर आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो सेंटर उन्हें बोल देते हैं भैया कि तुम मत बताना, छुपा के रखना। आई मेट सो मेनी कैंडिडेट्स जिनकी मैंने हेल्प करी है, नाउ दे आर इन दी अकेडमी। उनको बोला जाता है अपने घर के बारे में बिल्कुल सही सही बताना कुछ, बट यू नीड टू रियलाइज कि जिस बच्चे के घर में प्रॉब्लम है और उसने स्टार्टिंग में चीज़ें सीखी है तो कितना तगड़ा उसका SOR है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे वो शॉप चला रहा है, नौकरी कर रहा है, घर पे पैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो प्रोसेस ओरिएंटेड अप्रोच के अंदर आप सारे टेस्ट को समझते हैं कि ये टेस्ट क्यों करवाए जा रहे हैं। जब आपको ये समझ में आता है कि मान लिया जाए कि वैट का रीज़न क्या है, SRT का रीज़न क्या है। अब जैसे कि एक प्रॉब्लम दी जा रही है कि जैसे एक बहुत कॉमन SRT कि अगर आपके मम्मी पापा आपकी मनपसंद की लड़की से शादी नहीं करवा रहे तो आप क्या करोगे। लोग इसका 2 लाइन में आंसर लिख देते हैं, वी विल कन्विंस देम। भैया यहाँ पर मम्मी 20 रुपए देने के लिए कन्विंस नहीं हो पाती है लाइफ के अंदर, ठीक है। तो ये तो शादी इज अ बिग थिंग। सो मे बी आप सबकी हो जाती है, मैं एक जनरल स्टेटमेंट दे रहा हूँ। तो आपको कन्विंस करने के लिए आप जरा खुद सोचो, यू विल टॉक टू योर पेरेंट्स, यू विल वांट दैट द गर्ल आल्सो टॉक। आप एक जेन्युइनली एफर्ट डालोगे, वो जो एफर्ट वाला आप चीजों करोगे वही आपके आंसर में What is your plan of action? क्या एग्जैक्टली what is the जो itinerary रियल you प्लान are ऑफ going to एक्शन take? होगा। Yes. तो पहले एक मिथ था कि SRT जो है अगर आपने 40 के नीचे करे तो आप रेकमेंड नहीं होगे। मेरे 25 के भी रेकमेंड हुए हैं, 27 के स्टूडेंट भी रेकमेंड हुए हैं, 24, 31, 35। इट इज द क्वालिटी व्हाट यू आर राइटिंग। आई थिंक मैंने एक बार स्नैपशॉट भी शेयर करा था। द बोर्ड प्रेसिडेंट ऑफ वन ऑफ द AFSB सेड इट्स द क्वालिटी विच वी आर लुकिंग, वी आर नॉट लुकिंग फॉर द नंबर्स यू आर डूइंग। मतलब एक bare मिनिमम, लाइक इफ देयर आर 60 SRTs, अब 20-25, मैं तो 50% की बात कर रहा हूँ, बट क्वालिटी होनी चाहिए। आप ज्यादा करोगे तो और अच्छी बात है। तो प्रोसेस ओरिएंटेड में बात यह है कि आप सारी चीजों को समझें, अपनी पर्सनालिटी पे काम करें, सॉलिड के करें कि भैया अपने स्कूल से लेके कॉलेज, कॉलेज के आगे तक ये डिसीजंस क्यों लिए, अगर आपके फेलियर्स हैं तो उन फेलियर्स का कारण क्या है। जब आप में ये एक्सेप्टेंस आएगा और वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा और आप पहले से झूठा आंसर याद करके गए हुए हो, जैसे एक कैंडिडेट है कि ये बोलूंगा, उसने झूठ में से 4 क्वेश्चन पूछ लिए। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी का देख के लिख लिया कि मैं साइकिलिंग करता हूँ, आपको किसी ने बोला कि गूगल से पढ़ के चले जाओ, उसने बोला ठीक है, आपने सारे बता दिए साइकिल के ये पार्ट है। उसने पूछा कि आप साइकिलिंग कौन से डिस्टेंस से कौन से डिस्टेंस तक करते हो, आपको जैसे साइकिलिंग के अंदर अगर आप करते हो तो कॉन्स्टेंटली पैरों के कौन से हिस्से में दर्द हो रहा है, फॉर एवरेज स्पीड पूछ लेते हैं, एवरेज स्पीड पूछ ली, आपकी कौन पेस से पूछ लेते हैं, एग्जैक्टली कौन से डिस्टेंस पे तुम ट्रैवल कर रहे हो, कौन से रोड से ट्रैवल कर रहे हो, साइकिल पे कौन मिलता है, कोई चाय वाले की दुकान क्या है, कितने झूठ प्रिपेयर करोगे। बट अगर आपने असल में ये करा हुआ है, प्रोसेस फॉलो करा हुआ है, then you'll be different. Right. तो process oriented approach definitely will take time, but it will give you results in the long run. Right, sir. So the conclusion is कि process oriented approach is always Oh, better. anyways, I don't think so. We need to go into that answer also. Yeah. तो सर since we're talking about the coaching methods, अभी हमने बात करी these 2 very infamous methods, तो One infamous method, one famous one method. famous method. So इन्हीं दोनों के उससे एक और क्वेश्चन आता है कि you've been in this field of teaching students from last 5-6 years, you've been acing it, you've mentored so many students including me, you've guided them to the academy. So and there is a very pertinent question that has been asked from you from a very long time कि you've been teaching online, but what are your plans offline? Are you planning an academy, a coaching academy specifically for SSB? तो what are your plans? कहाँ आप उसे खोलने वाले हो?
कब खुलने वाली है, क्या स्ट्रक्चर खोलने है भी थोड़ा, वाले हो कि क्या नहीं? आप खोलने भी वाले हो कि नहीं, तो व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? तो एसएसबी पढ़ाते हुए मुझे काफ़ी टाइम हो गया, एक डिसेंट नंबर ऑफ रिकमेंडेशंस देखे हैं मैंने हर एकेडमी के बाय नाउ, एंड उस पर काफ़ी भगवान की कृपा रही है और बच्चों की बहुत मेहनत रही है। बट एक चीज़ जो मैंने देखा है, देयर आर सर्टेन एरियाज, अगर मैं कोई मेरे सामने बैठ के, जैसे तुम मेरे सामने बैठे हुए हो एंड से यू आर देयर फॉर विद मी 15-20 डेज, अगर तुम मेरे साथ 15-20 दिन लगातार हो तो आई कैन, मतलब जितनी पर्सनालिटी तुम्हारी एक्स है तो मैं इसको 2x बहुत जल्दी तेज़ी से कर सकता हूँ। So there are certain areas of SSB that will improve drastically under the ऑफलाइन मेथड, यानी ऑफलाइन एक नॉर्मल कोचिंग सेंटर। और उसका खासकर फिलहाल जैसे मैं देहरादून में हूँ एंड आई हैव बीन प्लानिंग इट, और मैं नवंबर में शिफ्ट हुआ था, नवंबर 2021। सो मैं इसको प्लान कर रहा हूँ कि मैं इसको 2 मई 2022 को आई वॉन्ट टू ओपन इट, एंड मोस्ट ऑफ दी सारी डिटेल्स आने वाले दिनों के अंदर इसके बारे में सारी डिटेल्स आ जाएंगी, किस तरीके का कोर्स होगा। बट अभी के लिए जो मेरा मेजर फोकस होगा, नॉट ऑन दी रिटन एग्जाम एंट्रीज बट स्पेसिफिकली ऑन दी एसएसबी, बिकॉज रिटन एग्जाम के लिए तो फिर भी पढ़ाया जा रहा है, बट एसएसबी की जब मैं चीज़ें देखता हूँ, जिस तरीके की हमें चीज़ें पढ़ानी चाहिए, चाहे मैं अपने कोर्स के साथ हिंदू की बात करूँ, सिक्योरिटी की बात करूँ, ग्रुप डिस्कशंस की बात करूँ, आई डोंट थिंक सो दैट इज़ अवेलेबल एटलीस्ट ऑन फिजिकल ग्राउंड्स। Yes. ऑनलाइन तो मैं वो सारी चीज़ें कर ही रहा हूँ, और अगर फिजिकल ग्राउंड्स पे करूँगा सो आई विल बी एबल टू हेल्प द स्टूडेंट्स इन अ मच बेटर वे। सो मोस्ट प्रॉबेबली second May is the date which me and Divya ma'am have decided that we'll go, and rest all details about infrastructure and all, what kind of courses we will offer, it will come soon, but it will be much better than what is being offered till now। क्योंकि जब मैंने ऑनलाइन में ही इतना अच्छे तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव घुसा हूँ, तो even offline I'll do very much justice to it, because I need to justice to do myself, तो मैं ऐसे ही करूँगा। Right, guys, so you have a good news for yourself. 2nd May 2022 it is. And pack your bags, make up your minds, because प्लीज डू ज्वाइन, ठीक है, Yes. एंड इट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन अ मच बेटर वे। I'm sure. एंड अंडर डायरेक्टली अंडर माय गाइडेंस, मैं सर पे चढ़ा रहूंगा आपके। तो आप जरा खुद सोचो कि एसएसबी के साथ आपका हिंदू सिक्योरिटी बैठे बैठे ही हो जाना है मेरे साथ, ठीक तो है। सर इसी में कि ये मैं आई एम आस्किंग यू फ्रॉम द साइड्स ऑफ माय कम्युनिटी, फ्रॉम द स्टूडेंट्स कम्युनिटी, कि क्यों मैं आपकी कोचिंग में, आपकी एकेडमी में आऊँ। एंड आई थिंक मेरे हिसाब से सॉलिल और सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। Correct. व्हाई डू यू थिंक इट इज इम्पॉर्टेंट इन एसएसबी, एंड हाउ विल इट हेल्प मी, एंड हाउ विल द कोचिंग हेल्प मी इन डूइंग इट? ओके, लाइक व्हाट हैपेंस व्हेन आई टीच ऑनलाइन, तो ऑनलाइन क्या है कि मेरा आपसे डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं है, मैं आपको देख नहीं सकता हूँ। मैं इस चीज़ पर बेस्ड होता हूँ कि मैंने आपको चीज़ें बता दी, आप उसको करेंगे। तो काफ़ी सारे बच्चे, चाहे वो कॉन्वेंट स्कूल के हों, पब्लिक स्कूल के हों, 20-30% ही बच्चे हैं जो उसको इंडिविजुअल लेवल पे करते हैं, या फिर जब तक मेरा कोर्स चल रहा है तब तक करते हैं, फिर छोड़ देते हैं। बाकी सारे बच्चों में किसी में इंग्लिश की झिझक है, किसी में कॉन्फिडेंस नहीं है, कोई दूसरे बच्चे को देख के डीमोटिवेट हो जाता है, तो वो देखते हैं मुझे बट उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ स्कूलिंग बैकग्राउंड, कॉलेज बैकग्राउंड। बट वंस दे आर डायरेक्टली अंडर मी, तो उनको एग्जैक्टली इंट्रोस्पेक्शन क्या है, सॉलिके क्या है, दो आई हैव टोल्ड दिस मल्टीपल टाइम्स इन दी ऑनलाइन कोर्सेज। मेरे 80-90 क्लासेस के इन डिटेल्ड कोर्सेज हैं, बट व्हेन दे आर इन फ्रंट ऑफ मी, व्हाट आर, मतलब चाहे उनकी निटी ग्रिटी प्रॉब्लम्स है, घर की प्रॉब्लम्स है, मम्मी पापा की प्रॉब्लम्स है, बोलने की प्रॉब्लम है, पीआईक्यू की प्रॉब्लम है, एसडीटी की प्रॉब्लम है, तो उनकी निटी ग्रिटीज़ को ठीक करना, उनके स्पीकिंग स्टाइल को ठीक करना, भाषा पे काम करना, वो मैं बहुत अच्छे तरीके से कर सकता हूँ। क्योंकि यार वो बच्चा बिल्कुल मेरे सामने बैठा हुआ है ना, मान लीजिए मैंने बोला खड़े होकर 3 मिनट का लेक्चर सुना, तो दिस आई एम नॉट एबल टू डू ऑनलाइन, क्योंकि ऑनलाइन अगर वो बोल भी रहे तो मैं उसकी बॉडी लैंग्वेज को नहीं देख सकता। जब हम टेस्ट के लिए जाते हैं तो लेक्चर में पूरी बॉडी लैंग्वेज दिखती है, भैया हाथ काँप रहे हैं, पैर काँप रहे हैं। जीटीओ के अंदर, इंटरव्यू के अंदर वो आप देखते हो कि भैया कपड़े गीले हो जाते हैं, आई बॉल मूवमेंट है, गले की मूवमेंट है, आपके झूठ ऐसे ही पकड़े जाते हैं, आप आसमान देखने लग जाते हो। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स विच कैन बी इम्प्रूव्ड। तो जैसे कि अगर मेरे सामने देयर आर 5 स्टूडेंट्स आर गोइंग फॉर एसएसबी, दे स्टे फॉर 5 days जस्ट विद मी, ऐसे ही, तो उनको मैं इतनी सारी चीज़ें बता सकता हूँ विच विल ड्रास्टिकली हेल्प इन दी एसएसबी। एंड इन दी ऑनलाइन मेथड, इफ आई एम एबल टू डू सो मच जस्टिस, जस्ट इमेजिन व्हाट आई कैन डू इन ऑफलाइन व्हेन यू आर एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ मी।
50 plus recommendations online in just 1 year, past right. 1 year. So एंड नॉट 50, 659, 60 होने ही वाले हैं, होपफुली जल्दी होंगे. yes. So I mean, offline तो you're gonna take it होप on another level. मतलब पूरी कोशिश रहेगी. You hope, I'm sure. I'm sure about it. तो सर इसी में वाइल ये मेरा खुद का भी एक आपसे मैंने वीव डिस्कस्ड ऑन दिस ऑन लाइक अ वेरी लार्ज लेवल जब मैं अपने प्रिपरेशन डेज में था कि एक सर्टेन एज के बाद व्हेन यू गेट अ लिटिल ओल्डर इवन इफ इट्स नॉट जस्ट द एज बट व्हाट डू यू थिंक एसएसबी प्रेफर्स a working candidate or a non-working candidate and if it has no preference what do you think it make how does working or getting into a profession makes an impact in your SSB performance and on particularly on the interviewing officer. So now this question is more relevant for the graduate entries. Yes. ठीक है, तो मान लिया जाए मैंने 2022 में अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है, जैसे इस साल कंप्लीट होने वाली है, तो इतना मैटर करता ही नहीं है. ठीक है, बट आपने 2022 में कंप्लीट करी है और आप एसएसबी देने वाले, मान लीजिए आपने एसएसबी देने आपने 2020 में करी है और आप 2022 का एसएसबी दे रहे हो. इट इज़ ऑलवेज बेटर टू बी अ वर्किंग कैंडिडेट. एक तो आप पे प्रेशर कम हो जाता है. अगर आप सिर्फ तैयारी कर रहे होते हो आप पे मल्टीपल प्रेशर बनता है, नहीं हुआ तो क्या करूँगा, उस वजह से आप एसएसबी में ज़्यादा गलती करते हो. आपका पीआईक्यू में एक कॉलम आ जाता है कि आपके पास पैसे आ रहे हैं, पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है. आईओ ऑल्सो गेट्स दैट ही इज वर्किंग ऑन हिज प्लान बी, और उसकी जो अंडरस्टैंडिंग होती है मैनेजमेंट की, एडमिनिस्ट्रेशन की, उसकी अंडरस्टैंडिंग अबाउट द लाइफ हाउ इट हैपन्स आउटसाइड बिकम्स बहुत ज़्यादा वास्ट नॉलेज हो जाती है कंपेयर टू अ पर्सन जो सिर्फ 2 साल से तैयारी कर रहा है और जॉब नहीं कर रहा है. तो मैं हर समय ये बोलूँगा कि आप कुछ ना कुछ करिए. मान लीजिए अगर आप जॉब नहीं कर रहे हैं तो आप किसी मास्टर्स की प्रिपरेशन करिए, नहीं तो आप कॉर्सेरा से फ्री कोर्सेज करिए, उडामी से फ्री कोर्सेज करिए, फ्री पेड जो भी आप करना चाहते हैं. यू नीड टू कंटिन्यूसली मतलब अपने आप को एनरिच करिए. हाँ, जैसे कि अगर आप 2022 मई में आपकी खत्म हुई है, आपने सितंबर वाला एग्जाम दे दिया है, इस साल का दे दिया, बट अगले साल तक कुछ चीज़ें पकड़ लीजिए. चाहे आप सिर्फ 2000 रुपये का ट्यूशन पकड़ लीजिए, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करिए विच टेल्स दी इंटरव्यूइंग ऑफिसर दैट यू हैव अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स योरसेल्फ. चाहे वो एजुकेशन हो या घर पर आपका हाथ बटाना हो, चाहे आप कितने भी अच्छे घर से आते हो, आपका कंट्रीब्यूशन इज इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल लेवल पे एट द लेवल ऑफ फैमिली. तो अगर आप वर्किंग कैंडिडेट हो, आपका एक्सपोजर बहुत अलग हो जाता है, आपकी लैंग्वेज भी बहुत अच्छी हो जाती है, इंग्लिश लैंग्वेज अच्छी हो जाती है, आपको एक कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में जॉब करने का एक्सपीरियंस हो जाता है, चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो. तो इन दैट वे वर्किंग कैंडिडेट की काफ़ी सारी एडवांटेजेस हैं. बट मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ वर्किंग कैंडिडेट्स ही रिकमेंड होते हैं, ग्रेजुएट एंट्री डायरेक्ट नहीं होती. बहुत सारे होते हैं, काफ़ी सारे बच्चे मैंने देखे हैं जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं, उनकी इंटर्नशिप की वजह से फ़र्क पड़ता है, प्लेसमेंट की वजह से फ़र्क पड़ता है. तो ओवरऑल यू नीड टू कीप ऑन वर्किंग. जो मैंने इतनी अलग अलग चीज़ें बताई हैं, सिलेक्शन कहीं से भी हो सकता है, बट वर्किंग कैंडिडेट के ऊपर रिलेटिवली प्रेशर कम होगा, उसका एक पार्ट बी का प्लान होगा, एंड his exposure is higher, which also helps in the SRTs and interview officer questions. True, आपके responses completely different हो जाएंगे when you're working. Right, sir. So I have this last question for you, and I think personally this is very important because I have been through this. I've seen a lot of my peers going through this and many other people. So we have people who get recommended, make it to the academy, become an officer after getting commissioned. But there are people who do not even clear the SSBs at first place. Correct. Even if they clear, they are medically unfit. If Merit they are out. not medically unfit, they are merit out, or maybe some other reason. So is this the end of the life? No, it is not the end of the life. I'll take the example of Aman. Aman was All India rank 8. He got recommended for Indian Coast Guard. और दोनों बार वो मेडिकल आउट हो गया. ठीक है, एंड नाउ ही इज परसुइंग लॉ फ्रॉम द लॉ फैकल्टी दिल्ली, एंड आई कैन वाउच फॉर इट. ही विल बिकम अ डैम गुड लॉयर, एडवोकेट. तो ये जो प्रोसेस है ना एसएसबी का, तुम खुद इस प्रोसेस में रहे हो, ये तुम्हें इतना इनरिच कर देता है. ये नेवर टू से डाई एटीट्यूड वाली जो बात है, ये डिफेंस एस्पिरेंट्स को बतानी नहीं पड़ती है. True. ये इनमें इम्बाइब हो जाती है. Yes. और ये जो इम्बाइब हो जाती है, ये किसी भी करियर में जाके उसी प्रोसेस को लगाते हैं एसएसबी के थ्रू, एंड दे विल गेट सक्सेसफुल. कितने सारे लोग हैं, अगर आप देखेंगे फॉर एग्जांपल सूर्य प्रताप सर की कहानी को देख लो आप. नाउ आईएएस मिला उनको. इतने मैं बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकता हूँ फ्रॉम जिनका आर्म्ड फोर्सेस में किसी कारण नहीं हो पाया, छोड़ना पड़ा. उन्होंने मल्टीपल करियर ऑप्शन के अंदर, आई थिंक इफ आई एम करेक्ट, संजय गांधी
नहीं no, what his name, just a sec. 2 hours later. मैं एक और एग्जांपल दूंगा, सत्यम गांधी, इफ आई एम करेक्ट, उनका एक बड़ा फेमस फोटो हुआ था दैट ही वाज इन ब्लेजर एंड अपने कोट पैंट में थे और वो आईने के सामने खड़े हुए थे. तो इफ आई एम करेक्ट, उनका एनडीए का मेडिकल आउट का रीज़न था एंड ही बिकेम एन आईएएस ऑफिसर. तो जो चीज़ें तुमने यार, जो मेहनती है ना और जो इस प्रोसेस को सीख गया है, वो मल्टीपल फील्ड्स में एक्सेल करेगा. तो ऐसा नहीं उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है. You can, people have gone to intelligence, people have gone to raw, people have gone to corporate sector. तुम लाइक अगर तुम देखो कि जर्नलिज्म में कितने सारे लोग हैं जिनका फौज में नहीं हो, वहाँ पर हो. इफ़ यू सी, अगर तुम गौरव सावंत को देख लो, सर को देख लो, शिव अरूर सर को देख लो, मतलब कितने मोटिवेटेड हैं फौज के लिए एंड द काइंड ऑफ जर्नलिज्म दे आर डूइंग रिलेटेड टू. स्पेसिफिकली अगर मैं फौज की बात करूं, मतलब मैं सिर्फ स्पेसिफिकली फौज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ यहाँ पर, तो मुझे लगता है कि जो बंदा प्रोसेस सीख गया और जो मोटिवेटेड है, डिसिप्लिन्ड है, ही विल एक्सेल इन एवरी फील्ड प्रोवाइडेड ही कीप जो उसने चीज़ें सीखी हैं उसे इम्प्लीमेंट करता रहे. Right, sir. So that is a very, very important and a very good message that we have to learn after our preparation, even if we don't get into the forces or for any particular career for that matter. So that is it, sir. This is it for today, and thank you so much for joining us for this session. Hope it For- answers a lot of questions. Yes, sir. I'm sure it will. And guys, please do like and subscribe our channel, Shaurya Defense Academy, and keep on following for more updates. ठीक है, बाय बाय गाइस.